अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आज आखिरी रोज बानी पीटीआई इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बानी पीटीआई के हल्का एनए नवासी मियां वाली और लाहौर के हल्के एनए 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इसके अलावा आजम सवाती, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर, परवेज इलाही, मुनिस इलाही, शेख रशीद समेत कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आज ये इल्जाम आयद किया है कि पीटीआई उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिले से रोका गया। उम्मीदवारों के तजवीज और हमायत कुनिंदगान या खुद इन उम्मीदवारों को खुलेआम हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क भर में पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल जोरों पर है। दूसरी जानिब नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर जमातें हैं, कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर और अब्दुल अलीम खान समेत दीगर कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अब अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। तहरीक इंसाफ का अब क्या लाहे अमल होगा? क्या रहनुमाओं को अपीलों में रिलीफ मिल सकेगा और क्या इमरान खान बानी पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, ये अहम सवालात हैं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की, जिनमें से एक दरखास्त पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से फैसले पर नजरसानी का कहा है। दूसरी दरखास्त में अदालत से यह भी इस्तदा की गई कि छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। अदालत के इस फैसले पर नून लीग की जानिब से भी काफी तनकीद की गई थी। नून लीग के सदर शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट के जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो बेजाब्तगियां हैं और धांधली हुई है उसके खिलाफ हकायक पर मबनी फैसला दिया था और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। लीगी रहनुमा तातारा और तलाल चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि अदालतें इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मामलात कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला और ये जो मुस्तरद और मंजूर होने का मरहला है, इसके बाद उम्मीदवारों के लिए आगे क्या मराहिल है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक से इलेक्शन कमीशन जनाब कमर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये जो कागजात नामजदगी हुए हैं, बहुत से नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और तहरीक इंसाफ पहले ही इल्जाम लगा चुकी है कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या इससे इलेक्शन के अमल पर सवालात नहीं उठते? यह कि आखिर रिटर्निंग ऑफिसर ने अब जो ऑर्डर पास किया वो किस बुनियाद पर किया, वो ऑर्डर बड़ी अहमियत का हामिल है और बिला वजह तो अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकता। उसने कोई दलाइल तो दिए होंगे कि इसके अंदर ये खामियां हैं, ये डिफॉल्टर हैं। अगर कहीं डिफॉल्टर की बुनियाद पर किया गया है तो वो भी जुर्म में आता है। लेकिन अब जितना भी जैसे भी रिटर्निंग ऑफिसर ने किया वो उसने बगैर दलाइल के, बगैर किसी मामले समझे उसने कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए होंगे, नहीं कर सकता वो। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किए हैं वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये 18-19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। इन्हें मुमकिन है कि सही और नहीं पता होता कानून का, एक्ट का, तो उसमें बहुत सी गलतियां ये कर बैठते। क्योंकि बदकिस्मती से जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें जुडिशरी के ऑफिसर दिए जाएं, 3 दफा खत उन्होंने, तो हमारी मुतल्लिका हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजों ने यानी चीफ जस्टिस हजरात ने माजरत कर ली। जब उन्होंने माजरत कर ली तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेट आए हैं ये तो मजबूरी में आए ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों बढ़ाया? उसमें नेक्स्ट ऑप्शन ये थी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाए। तो ब्यूरोक्रेसी को कानून का नहीं पता होता, वो ठीक है अपने ब्यूरोक्रेसी अपने फैले हुए लिखते रहते हैं। लेकिन हालात में हमें इस सबसे अफसोस की बात हुई कि हमारी हाई कोर्ट ने क्यों इनकार किया। इसके साथ साथ जब इसके बाद एक हाई कोर्ट के जज ने उस फैसले को मुस्तरद किया, कर दिया, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने
उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये देखना चाहिए था कि जनाब जब इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के जजों से मांगा था जो मिशन क्यों नहीं दिए, तो पहली बात वो सवाल नहीं किया। अब इनको तो पता ही नहीं कानून का, रिटर्निंग ऑफिसरों को नाबर्द है इलेक्शन एक्ट के बारे में। अब इसका फैसला करेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जज है। तो अभी आपको लगता है ये मामला अदालत के पास जाएंगे, लेकिन अब कैंडिडेट के पास, उम्मीदवार के पास कितना मार्जिन होता है अगर पहली स्टेज पर कागजात रिजेक्ट हो जाएं और उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, और खास तौर पर अगर इसमें हम बानी पीटीआई इमरान खान की केस को देखें, 2 हलकों से उनके कागज रिजेक्ट हुए हैं, अब उस केस में आपको क्या लगता है कितना मार्जिन होगा, कितना इम्कान होगा उनके पास अदालती जो ट्रिब्यूनल होगा उससे रिलीफ का? जी कमर दिलशाद साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी कमर दिलशाद साहब आपको आवाज आ रही है? कुछ ही देर में जरा दोबारा राब्ता करते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे और उनसे जो है वो बात हो रही थी कि कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर करने का जो मरहला है उसके बाद उम्मीदवारों के पास आगे क्या ऑप्शन होती हैं, और इसके बाद अपीलें दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त है। जो ये तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जांच पड़ताल की गई है इस मरहले पर, और जो एतराजात आयद किए गए थे उनकी बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन इसके बाद एक अदालती मरहला होगा और ये मरहला अदालत में तय होगा और वहां पर ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि क्या ये कागजात नामजदगी दुरुस्त तौर पर इनको मुस्तरद किया गया है या फिर जो है वो इनको दोबारा से मंजूर किया जाए। ये मरहला उम्मीदवारों के पास मैसर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनमें बानी पीटीआई इमरान खान भी शामिल हैं, परवेज इलाही, मुनिस इलाही, शेख रशीद, उसके अलावा आजम सवाती, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर समेत मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उनके कागजात नामजदगी इस मरहले में मुस्तरद हो गए हैं। यह मरहला अभी जारी है। 30 तारीख जो थी वो दिसंबर की वो आखिरी तारीख थी जहां पर रिटर्निंग अफसरान ने इस बात का फैसला करना था कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे या मुस्तरद किए जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपील में चला गया है और उसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उस हवाले से भी अपील दायर कर दी है। कमर दिलशाद साहब से फिर से राब्ता हो गया। कमर दिलशाद साहब, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था, सवाल मैं दोहरा देता हूं कि उम्मीदवारों के पास कितना मार्जिन होता है इस मरहले पर रिलीफ का अदालती ट्रिब्यूनल से, और दूसरा इमरान खान का जो केस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनको कोई उम्मीद होनी चाहिए इंतखाब लड़ने की, क्योंकि दोनों हलकों से मियांवाली और लाहौर उनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं। बातिल नजर में इमरान खान के तो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं वो सजा की वजह से हुए हैं, और तोशा खान में उसको सेशन जज ने 3 साल की सजा दी थी, एडिशनल सेशन जज ने। वो जब तक सजा बरकरार है तो उसके एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, बेशक हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाए, लेकिन जब तक वो सजा बरकरार है वो इलेक्शन लड़ने के मिजाज नहीं है। लेकिन नंबर बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो उसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बने हैं वो 3 जनवरी तक अपने दरख्वास्तें जमा करवा दें, अपील दाखिल करवा दें, तो फिर वो 10 जनवरी से पहले वो हाई कोर्ट के जज हजरात जो हैं वो इस फैसले पर अपना फैसला सादर करेंगे और आया इनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आमतौर पर रिलीफ मिल जाता है क्योंकि जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इतना इलेक्शन से तो जितना वाकिफ नहीं होते, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस से इम्कानात यही हैं कि रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान या जो डोपोश हो गए हैं या गैब हो चुके थे वो आए हैं, उनका मुश्किल है वो इंतखाबात। उन केसेस में आपको इसका इम्कान कम नजर आता है। लेकिन कमर दिलशाद साहब, एक और चीज, एक अहम मामला, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अदालत में चला गया है और अपील दायर कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने भी दूसरी तरफ अदालती फैसले पर काफी तनकीद की है जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो
चाहता है कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन ना लड़े? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के जज के बारे में जो अपने नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दी है, वो एक कानूनी तौर पर लाजमी था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि उसके खिलाफ अपील करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का भी फैसला आ चुका है कि अगर हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ मुतलका इदारा जो है अपील नहीं करता, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इसको फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक अलामती तौर पर दरख्वास्त दी जाती है, नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दी जाती है। नजर-ए-सानी की दरख्वास्त वही होती है जो पहला फैसला आ चुका होता है, उस पर इम्कान तब्दीली करने के इम्कान बहुत कम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, और अभी भी आपको लगता है भले का निशान खतरे में है क्या, या फिर आप समझते हैं ये अलामती तौर पर ही अपील दायर की गई है? ये तो लाजमी करनी पड़ती है, ये तो कानून बाकायदा करनी पड़ती है। वो ना करते इसका मतलब यह कि इदारे ने आपने उसको तस्लीम कर लिया, वो उसको अपना एक तहफ़्फ़ुज़ात को आज़ाद करना इदारे का फर्ज है। लेकिन जो डिवीजन बेंच बैठेगा, मुमकिन है वो नजर-ए-सानी की दरख्वास्त ना आए, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो डिवीजन बेंच जो है वो फैसला करेगा। अब डिवीजन बेंच जो है वो 9 जनवरी को फैसला करेगा। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, तो ये मुमकिन है कि अभी जंग है, तभी तो अदालतों में जंग तो लड़ी जाएगी, लेकिन फैसला आखिर तक मेरा अपना ख्याल ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक जाएगा, या डिवीजन बेंच जो फैसला करेगा वो मुमकिन है इमरान खान की पार्टी को रिलीज मिल जाए, लेकिन सिर्फ आखिर में मामला आपको वहां जाता हुआ जो है वो लग रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे साथ पहुंचा और बात कर रहे थे। ये जो पहला मरहला है कागजात नामजदगी मुस्तरद मंजूर होने का, एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, फिर बात होगी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, इस ब्रेक के बाद आकर बात। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी पहले मरहले में मुस्तरद हो गए। इन उम्मीदवारों में आजम सवाती, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर, शेख रशीद, परवेज इलाही, मुनिस इलाही समेत बानी जो PTI हैं इमरान खान, वो भी शामिल हैं। उनके भी 2 हल्कों से कागजात मुस्तरद हुए हैं। ये क्या मामला है? तहरीक इंसाफ इन कागजात नामजदगी का ये जो पहला मरहला है इस को किस तरह से देखती है? नईम हैदर पंजोथा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ की लीगल रिप्रेजेंटेशन भी है, मुख्तलिफ मामलात पर उनकी कानूनी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। नईम हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नईम हैदर साहब कागजात नामजदगी जो मुस्तरद इंक्लूडिंग बानी PTI इमरान खान उनके, तो क्या PTI के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया है? देखिए, बात यह है कि जो कागजात नामजदगी की बात है, मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि पेपर हमेशा रिजेक्ट इस बुनियाद के ऊपर होता है कि ये बंदा फॉर एग्जांपल जी क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर किसी का बिल नहीं पे हुआ या किसी के ऊपर कोई FIR है या कोई ऐसा मामला है, तो वो बिल पे कर दिया जाता है। FIR की हद तक कोई कदर नहीं है कि आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते या उस वजह से आपके पेपर रिजेक्ट हो, कोई इश्तिहारी भी हो। और ये सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका है कि आप किसी के पेपर रिजेक्ट इन बुनियादों के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई, मेरा ख्याल में कोई 20-25 डिपार्टमेंट से तो सिर्फ उन्होंने कहा होगा कि उससे भी NOC ले आए, उससे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आए, उससे 2 कनाल के ऊपर आपकी जगह है तो लिहाजा आपको एक्साइज से जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी जितनी गाड़ियां हैं उनके टोकन चेक करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। देखिए, हमने तमाम चीजें पूरी कर दी। मैंने अपनी हद तक बताता हूं कि मेरे ऊपर क्या एतराज लगा है। उन्होंने कहा है जी कि आपकी जो गाड़ी थी, आपने सिर्फ एक गाड़ी का जिक्र किया है और आपकी जो पिछली गाड़ियां थी जो आप सेल कर चुके हैं उनका जिक्र नहीं किया। बात यह है कि जो करंट एसेट्स होते हैं वो आपने फॉर्म के अंदर लिखने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बुजुर्गों, आप ये कह रहे हैं ये टेक्निकल मामलात को बुनियाद बनाकर ये जो मेजॉरिटी ऑफ पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, ये टेक्निकल मामलात को जवाब बनाकर किए गए हैं? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि ये टेक्निकली सिर्फ बहाने बनाए गए हैं। मैं फाइलें देखी हैं, मैंने PMLN की भी, कोई उनसे किसी ने कोई पूछा ही नहीं है, सिर्फ वो एप्लीकेशन लेकर आए हैं। और देखें, RO जो होता है उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से सारी चीजें मंगवा लेता है, और अगर किसी के ऊपर कोई चीज आती है, कोई ड्यूज पेंडिंग आते हैं, तो वो फौरन मौके के ऊपर वो बंदा अदा करके रिजेक्शन नहीं की जा सकती इस बुनियाद के ऊपर कि ये बंदा जो है। अब मुझे उन्होंने नोटिस ही नहीं भेजा, और जो ऑर्डर वो फरमा रहे हैं उसके अंदर कह रहे हैं कि इन्हें बुलाया गया है, इन्होंने आके जवाब नहीं दिया। मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा भाई? मैं आया हूं, अच्छा। मैंने पेपर जमा इसी तरह से सबके इन्होंने इसी बुनियादों के ऊपर किए हैं। कोई भी पेपर जमा करवाता है और वो क्यों भागेगा? फिर अगर किसी ने
लड़ने नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर तो आरोज हैं, नईम हैदर साहब, यहाँ पर आरोज हैं जो इंतजामी अफसरान हैं, लेकिन अगला मरहला अदालती है जहां पर ट्रिब्यूनल्स के पास मामला जाएगा। तो आपको उम्मीद है अपीलों में रिलीफ मिलने की? देखें, ये जो आरोज हैं, हम इसीलिए कह रहे थे कि जुडिशरी से होने चाहिए, क्योंकि यही आरोज आज रिजेक्शन कर रहे हैं। यही आरोज इनके बाहर से पुलिस वालों ने लोगों को अगवा किया है, और जब आरोप को जाकर बताया गया, हमारे सीनियर वकला की तरफ से बताया गया कि जनाब ये बंदा हमारा यहाँ से अगवा हो गया, तो उन्होंने कहा जी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप जाकर एप्लीकेशन दें। हजारों वीडियोस आई, उनको जाकर भी दिखाई, लेकिन क्योंकि आरोज मिले हुए हैं उनके साथ, इसलिए हम कहते थे कि इंतजामियों से ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही 3 MPU के तहत लोगों को उठाने वाले हैं, यही हमारे ग्राउंड्स के अंदर पानी छोड़ने वाले हैं। अब आगे बात यह है कि हम इसको चैलेंज करने का बिल्कुल इरादा रखते हैं, और हम जो है अपीलेट के ऊपर जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन जो जवाब बनाए गए हैं वो कोई कानूनी नहीं, कोई मुझे दिखा दें कि लेकिन इसमें एक और चीज की जरा वजाहत कीजिए। आप उनकी भी जारी बात है, अब ये तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल तो है, लेकिन अगर ये आपको अदालती मरहले पर भी रिलीफ नहीं मिलता, तो ये जो अहम हल्के हैं, क्या इनमें आपके कवरिंग कैंडिडेट्स हैं तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, मैं वही हल्का ओपन तो नहीं रहेगा? बिल्कुल हर जगह के ऊपर कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। दूसरी बात ये रही कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों चाहते हैं कि जो मेन, फॉर एग्जांपल कासम सूरी, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, बाकी सारे जितने वो पहले उनके वो हल्के हैं, वो वहां से भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं, और ये चाहते हैं कि वो जो मजबूत इनके उम्मीदवार हैं वो हो ही नहीं, बल्कि कोई उम्मीदवार ही ना हो। ये क्यों चाह रहे हैं, कौन चाह रहा है? सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी वो PMLN वाले हैं, और PMLN वाले चाहते हैं कि अकेले खेलें। बात यह है कि अगर आप हार गए हैं तो आप हार कबूल करें। अगर आपने वोट से आना है इक्तदार के अंदर, तो वोट के जरिए फिर आया ना, फिर आप पेपर छीन के तो आप लोगों को घर में उनके पेपर रिजेक्ट करके उनको मैदान में उतरने की मौका ना देकर इस तरह से आप इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहते हैं। देखें, इस वक्त मैं बड़ा वाज़ेह कहता हूं कि PMLN हार चुकी है। आज PMLN हकीकी मैनों में हार गई। इससे पीछे चले जाएं तो हर लम्हे के ऊपर हारती आई है। आज ये एक्सपोज हो गए, आज कौम ने देख लिया है कि एक और चीज बताइएगा नईम हैदर साहब, ये फिर टिकटों का जो फैसला है वो कब तक हो जाएगा? क्योंकि अब तो आपके जो चेयरमैन है उनको इजाजत भी मिल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, वो मुलाकात करें, मुशावरत करें। तो फिर ये टिकटों का मामला कब तक तहरीक इंसाफ हल कर लेगी? कैंडिडेट सामने आ जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। टिकटों की हद तक जो है, सबसे पहले ये स्क्रूटनी का अमल गुजरेगा, खान साहब से कहे बगाए मुशावरत जो है वो रहेगी, उसके बाद जो खान साहब फाइनल करेंगे, और जो इंशाल्लाह हमें आप देखेंगे कि ये एंड तक हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एंड पे अनाउंस करें। उसकी रीजन ही है कि जो इस वक्त जो भी जिसका नाम आता है कि ये मजबूत है या इसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये इसको उतारें, तो उसके तायद कुनिंदे, तजवीज कुनिंदे उठाए गए, उसके ऊपर अब जिन लोगों ने पेपर्स जमा करवाए हैं, ठीक है जी, वो 2 दिन पहले ही उनको नए मुकदमों में नामजद कर दिए गए, और कहा जाता है जी उस बंदे को बुलाएं, हमने ज़हनी हालत उसकी चेक करनी है कि क्या वो ठीक भी है या नहीं है, क्या आरोप जो है वो डॉक्टर लग गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस वक्त हार चुके हैं, ये समझते हैं कि रिपोर्ट को जो इज्जत जुबान भी देना बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली कोई इनकी है, और ये बाकायदा तौर पर कहते हैं कि उसका बंदा फलान जगह के ऊपर बैठा हुआ है तो वो उठा लो। मैं आज एक्सप्रेस के जरिए कहता हूं कि आप एक और चीज आप इजाजत दे दी जाए, आप जाएं मेरे हल्के में आकर इनके पेपर भी चेक करें और मेरे भी चेक करें। अगर इन्होंने कोई एक डॉक्यूमेंट भी मेरे वाला लगाया हुआ है ना, तो मैं दरखास्त ही उठा लूं। अच्छा, लेकिन नहीं नजर साहब, अब ये मसला तो है, तहरीक इंसाफ ने अब इंतखाबी मुहिम चलानी है, नून लीग ने आज अपने जलसे भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप उलझे हुए हैं कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा। और ये इंतखाबी मुहिम आपकी जमात किस तरह से चलाएगी? ये मरकजी जलसे करने होते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी कारकुनों को थोड़ा एक्टिवेट करना होता है, मुतहरक करना होता है, तो ये पार्टी किस तरह से करेगी? कौन करेगा ये जलसे बड़े बड़े मुख्तलिफ शहरों में? देखिए, मैं ये गुजारिश मेरी है कि सबसे पहले क्यों ऐसी खौफ की फिजा फैलाई गई है कि कोई जलसा ना कर सके, किसी को झंडा उठाने के ऊपर पाबंदी हो। देखिए, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, ये आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है। अगर दूसरी जमातों को है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होनी चाहिए। और अगर कोई हमारा वर्कर निकलता है तो फिर उसके ऊपर 25-25 FIR शहरियार अपना शेर अफजल मरवत जो है उनके ऊपर नहीं दर्ज कर देनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी बंदा रहनुमा निकलता है।
उसका रिकॉर्ड देख लें। अब वो तो 9 मई के अंदर जो है उसने कोई वहां पर रैली नहीं निकाली, लेकिन क्यों जी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है जलसा लीड कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इश्तियाल फैला रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा करके कोई मुल्क को खतरा हो गया। दूसरे उन्होंने वहां पर लाहौर में जलसा किया, आपने देखा कि पूरा दिन ट्रैफिक जो है मोटरवे तक बंद रही, ठीक है, उसके बावजूद क्या किसी के ऊपर कोई FIR हुई? उसको क्यों इजाजत दी? कि वहां पर क्यों प्रोटोकॉल दिए गए? जहां सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा और लीड किया, बात छोड़ दें। वक्त जो है लोगों के दिलों में इमरान खान बसता है, वो जलसे हो ना हो, उन्हें पता है कि खान को वोट देना है, बल्ला जहां पर उसे नजर आएगा वो बल्ले पे मोहर लगाएंगे, ठीक है। ये समझ रहे थे कि बल्ले का निशान छीन कर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कम किया जा सकेगा। भाई सारे आपने हरबे किए हैं, आप कौम को समझें, आप अवाम के सेंटिमेंट समझें, अवाम क्या चाहती है, आप अवाम की अपोजिट चल रहे हैं, आप इतने बेवकूफ हैं, आपको कौन ऐसे आगे करने देगा? और आप जो समझते हैं कि ऐसे कोई मैंडेट थोड़ी मिल जाते हैं, ये धांधली वाले तरीके से इनकी आदत है, इस आदत को बदलना होगा इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा हमारे साथ मौजूद और तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल दे रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए साल 2023 चैलेंजेस से भरपूर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2014 के बाद सबसे ज्यादा खुदकुश हमले रवां बरस के दौरान हुए। रवां बरस कुल 29 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए, जिसके नतीजे में 329 जानें ज़ाय हुई और 582 अफराद जख्मी हुए। इनमें से तकरीबन निस्फ हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया। रवां बरस दहशतगर्द हमलों की सबसे ज्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां 23 हुए अटैक्स और 254 अफराद शहीद हुए। KPK में नए जमशुदा अजला, जिनमें जो साबका फाटा है, वहां पर 13 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 85 अफराद शहीद हुए। बलूचिस्तान में 5 हमले हुए, 67 अफराद शहीद हुए, जबकि सिंध में 1 खुदकुश हमला हुआ। रवां साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेज के मुल्क में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए और इसके नतीजे में 566 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि 5,161 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में 1,563 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और 109 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। KP में 1,942 ऑपरेशन हुए, जबकि 447 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पंजाब में 190 और गिलगित बल्तिस्तान में 14 और सिंध में 1,987 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। अब गुजरा साल कैसा रहा सिक्योरिटी के हवाले से, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी और मेरे साथ मौजूद हैं निगरान वजीर दाखिला और हमारे दिफाई तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल अगर हम देखें तो इस दहशतगर्द हमले जो थे उनकी तादाद में इजाफा हुआ, आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ ये साल 2023 में? देखिए रहमान, बेसिकली बात है कि जब 2020 में तक हमने मुल्क से हमारी मुसल्लह अफवाज ने चीफ आर्मी स्टाफ की कमांड के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए थे हमने टेररिज्म के एक्टिविटी और सुसाइड बॉम्बर, टेररिज्म सब कर दिया था। फिर उसके बाद 20 वाट की जब तालिबान आए, हुकूमत आई है, तो बहुत हालात ठीक होंगे और वो अपनी उन्होंने एक कमिटमेंट भी कर ली थी कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ हम टेररिस्ट को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट इट वेंट अदर वे अराउंड, और फिर अमेरिकन जाते हुए जो वेपन्स, एमुनिशन अनअटेंडेड छोड़ गए, इन अबंडेंस छोड़ गए, वो BLA, BLF, BNA, उसके बाद TTP, दाइश, अल-कायदा सबके हाथों में लग गए। से हमें उसके बाद हमने कोई मुज़ाकरात शुरू किए। वो मुज़ाकरात में दे गेन टाइम, रीऑर्गेनाइज कर लिया, कुछ वो बहाने दिए कि चले जी आप सेटल हो रहे हैं, तो ये जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ज्यादा टेररिस्ट बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं। आपने देखा कि हमारे इवन इस्माइल खान ने 23 जवान छाने, विच इज अ बिग नंबर। और याद रखें, जितने लोग हमारे शहीद होते हैं फौज के, हमारी मुसल्लह फौज का अज़्म ज्यादा बढ़ जाता है और वो कमिट करते हैं कि हमने वो बदल लेना, शहरियों के एक हारिस नवाज साहब, एक बड़ा हमने फैसला किया और वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी का था, जिनमें से बहुत सारे जो अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे वो शामिल थे। आप समझते हैं सूदमंद हुआ ये फैसला? लेकिन दिस वी हैड टू डू। बात ये कि वी नेवर वांटेड, हम चाहते थे, हमने मेहमान नवाजी की है, सो वी वांटेड अ रिस्पांस फ्रॉम अफगान हुकूमत से। और हमारी देखिए एक ही जो मैंने बात की है कि अपनी सरजमीन, डोंट लेट टेररिस्ट बी यूज्ड अगेंस्ट अस। हमने अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ किया, वी ऑल नो, आई डोंट वांट टू काउंट।
लेकिन दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। देन अल्टीमेटली ये इट्स अ बिग ब्रीडिंग प्लेस जहां पर सहूलतकारी भी होती है, वहां पर मिडल मैन भी हैं, वहां पर सुइसाइड बॉम्बर भी आके छुपते हैं, उनको रिकॉग्निशन भी दी जाती है, सब कुछ। सो फाइनली हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा कि जी तमाम इलीगल इमिग्रेंट बिलोंगिंग टू एनी कंट्री, दे रिमेन्स फॉरेन नेशनल्स, दे रिमेन इलीगल इमिग्रेंट, सो दे हैव टू गो बैक। जो दुनिया में होता है, आप देखें किसी दुनिया में कभी देखा कि पूरे अमेरिका में, दुनिया में इलीगल इमिग्रेट कर रहे हैं, वहां पर एक एलोकेटेड जगह होती है, उसमें उनको कंफाइन किया जाता है। 30 लाख अफगानी, उसके साथ 1.4 मिलियन जो है वो तो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, और वी से दे आर आवर केस। फिर उनके बाद अभी भी प्रॉब्लम यही हुई है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास जो है वो POR या ACC अफगान सिटीजन का ये सारे हैं, उन्होंने लेकर अभी हमने ये फैसला ये किया सिर्फ जिनके में कुछ भी नहीं। These are one of the factors. इसमें हारिस जमान साहब एक और मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं, वो ये ट्रांजिशन है। एक हुकूमत थी, वो चली गई, नई हुकूमत है, और फिर हम आगे भी देख रहे हैं इंतखाबात होने वाले हैं, एक और हुकूमत आएगी। इन मामलात का सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आपके ख्याल में कोई असर हुआ? देखिए, असर हुआ कि इस वक्त फुल थ्रॉटल पे ऑपरेशन हो रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ और उनकी टीम, कोर कमांडर is determined to eliminate terrorism। और सेकंड, जो सबसे बड़ी हमारे दुश्मन का नैरेटिव है कि किसी तरीके से फौज और अवाम में जो इत्मीनान है, जो कॉन्फिडेंस, इसको शटर करें, ब्रेक करें, फौज को कमजोर करें। लाइक लीबिया, आप इराक देख लें, शाम देख लें, तो फिर उसके बाद वहां उनके पूरे हुए, तो वो लेकिन यहाँ फौज ने 2020 तक खत्म कर दिया था। नाउ दे रियलाइज फौज को टारगेट करो, अवाम से दूर करो, खुदा ना खासा पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर करो। लेट मी टेल यू वन थिंग, द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस आर द सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग। दिस इज द थंब हमारे अवाम को, एवरीबॉडी मिलके एज अ नेशन वी हैव टू डिफीट एनिमी, दिस नैरेटिव के फौज और अवाम को करते हैं। चीफ आर्मी स्टाफ ने इलाके में बारहा कहा है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, एंड मुसल्लह फौज को उनकी हमें बहुत वक्त जरूरत है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो वी नीड ऑल दिस टाइम। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आने वाले साल में एक बड़ा इम्तिहान जो इंतखाबात से जुड़ा है वो सिक्योरिटी चैलेंज है। आप निगरान वजीर दाखिला भी हैं, क्या तवक्कुआत हैं और क्या तरजीहात होनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सिंध में अल्लाह का शुक्र है कि जब से हम आए हैं कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई है, और हमने कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंबाइंड 75 रिकॉर्ड्स हमने मारे हैं 3 महीने के अंदर। लाइकवाइज एंटी स्मगलिंग बड़ी सख्त रोक किया, और ड्रग्स को रोका हुआ स्कूल कॉलेज में फैल रही थी, कच्चे को हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। अब इसके लिए हमने बड़ा ही एक एलेबरेट सिस्टम सिक्योरिटी का बनाया है, जिसमें हमने बैठ के मीटिंग कर ली। वी वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस। हमें जिस वक्त जो और इलेक्शन की डेट्स हैं, वी विल डू इट, जो भी डेट्स होती हैं। इसके लिए हमें रेंजर्स में, पुलिस में, और हमें कौन से सेंसिटिव पुलिस स्टेशन हैं, कौन से नॉन सेंसिटिव हैं, हमने फौज को, अगर हमें इलेक्शन कमीशन डिमांड करी आ रही है तो उसको हमने कैसे यूज करना है, कैसे क्विक इलेक्शन फोर्स को कहाँ प्लेस करना है, कैसे हमने कम्युनिकेशन करनी है, कितने डिस्टेंस में देश रिएक्ट इम्यूनिटी जहाँ पुलिस की जरूरत पड़ेगी। एवरीथिंग वी हैव वर्कड आउट, एंड आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। ज्यादा सेंसिटिव मैं स्टिल फील कि बलोचिस्तान और KPK में प्रॉब्लम क्यों पहले ही हो रही है, वहाँ की पोलिटिकल लीडरशिप भी इस बात का इज़हार कर रही है। वे डिटरमिनेड कि अल्लाह खैरियत रखे तो सिंध को इंशाल्लाह हम फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ पहुंचे और साल 2023 सिक्योरिटी के हवाले से कैसा रहा उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो गजा की सूरत हाल पर बात होगी। साल 2023 में ये वो इशू था जो कि खबरों में रहा और शायद गुजरा साल गजा के लिए बदतरीन साल था। वापस आकर इस पर बात करते हैं। साल 2023 गजा के लिए तबाही का साल रहा। निस्फ सदी से जायद अरसे से जारी फलस्तीन इसराइल तनाज़े ने नया रुख उस वक्त इख्तियार किया जब 7 अक्टूबर 2023 को
अचानक गजा से हमास के जंगजुओं ने सरहद क्रॉस करके इसराइल पर हमला किया। इस हमले के बाद इसराइली फोर्सेज ने गजा पर फजाई और जमीनी जारहियत का आगाज किया, जिससे गजा शहर मुख्तसर वक्त में खंडरात में तब्दील हो गया। इसराइल ने गजा की 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को बिला तफरीक अपने हमलों का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जख्मियों की तादाद 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। अल जजीरा के मुताबिक इस जंग में अब तक 8,500 फलस्तीनी बच्चे इसराइली जारहियत की वजह से शहीद हुए हैं और कई हजार शहरी अब तक मलबे के नीचे दफन है, जिनका पता नहीं चल सका। फलाही तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अब तक गजा की पट्टी में 1.9 मिलियन शहरी यानी गजा की 85% आबादी अपने इलाकों से हिजरत कर चुकी है। गजा में इस वक्त हालिया तारीख का बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से फलस्तीनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम रहे। गजा के तमाम इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली जारहियत और सफाकियत रुकने का नाम नहीं ले रही। इसराइल अब तक ना सिर्फ शहरी इलाकों को निशाना बनाता रहा है, बल्कि गुज़रे साल में गजा के अस्पताल और सेहत के मराकज भी उसकी बमबारी से ना बच सके और 20 से ज्यादा अस्पताल अब तक गैर फाल हो चुके हैं। इस अरसे में आलमी बरादरी की जानिब से जंगबंदी की तमाम कोशिशें वो भी इसराइल ने रद्द करवा दी और अमरीका खास तौर पर जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें पेश होती रही उनको मुसलसल वीटो करता रहा। नवंबर में यरगमालियों और कैदियों के तबादले के नतीजे में हमास और इसराइल में एक हफ्ते की आर्जी जंगबंदी तो हुई, लेकिन ये जो आर्जी जंगबंदी थी ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील ना हो सकी। गजा में जारी मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे भी होते रहे और लोग इस बर्बरियत को फौरी बंद करने का मुतालबा भी करते रहे, लेकिन ताकतवर ममालिक की सियासी मफादात की वजह से ये इंसानी अलमिया खत्म होने में नहीं आ रहा। अब हम उम्मीद करते हैं और दुआ है कि नया साल का सूरज फलस्तीनियों के लिए खासकर अमन व सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी की नवीद लेकर तुलू हो और उन्हें इन मजालिम, बदअमनी और अदम इस्तेहकाम से मुस्तकिल छुटकारा मिल सके, जिसका उन्हें कई दहाइयों से सामना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अगले साल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।